मैं BS भाटी नालंदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज समीकरणों का टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण कैसे बनाई जाती है, कौन कौन से तत्वों के योग से बनती है, उसके बारे में बताएंगे। तो रासायनिक समीकरण बनाने के लिए आपको कम से कम आवर्त सारणी के कुछ तत्व तो पता होना चाहिए, उसके नाम याद होने चाहिए। और 10वीं में आप हो तो कम से कम आपको 30 तक तत्व पता होना चाहिए, यानी जेड एंड जिंक तक पता होना चाहिए। जिंक तक तत्व याद होने चाहिए और उसके कुछ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना थोड़ी मात्रा में तो जरूर आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोई भी तो परमाणु होता है, परमाणु जो कोई भी होता है तो परमाणु के अंदर 4 ब्लॉक होते हैं, S, P, D और F। 4 ब्लॉक होते हैं। इन ब्लॉकों के आधार पर इलेक्ट्रॉन विन्यास भरे जाते हैं और इलेक्ट्रॉन विन्यास भर के हम उसकी निकालते हैं संयोजकता। क्या निकाली जाती है? संयोजकता। और संयोजकता के आधार पर ही बनते हैं सूत्र। संयोजकता के आधार पर बनते हैं सूत्र। जैसे मैं आपको 4 ब्लॉकों की कुछ थोड़ी बहुत सारणी बता दूंगा 10वीं क्लास में। तो पहला होता है 1s, 2s, 3s, 4s, इसी तरह से 2p, 3p, 4p, फिर 3d, 4d और 4f। पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर इस कक्षक में चला जाएगा, इस तरह से भरे जाएंगे। जैसे अपने आवर्त सारणी में ऑक्सीजन परमाणु 8 नंबर पर है। ऑक्सीजन परमाणु 8 नंबर पर है। तो ऑक्सीजन जितने नंबर पर है, जो परमाणु जितने नंबर पर है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु 1 नंबर पर है, H परमाणु 1 नंबर पर है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। Zn परमाणु 30 नंबर पर है आवर्त सारणी में तो उसमें 30 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम परमाणु 20 नंबर पर है आवर्त सारणी में तो उसमें 20 इलेक्ट्रॉन है। जो जितने नंबर पर है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये 8 नंबर पर है तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला इलेक्ट्रॉन अपना 1s में भरा जाएगा, दूसरा 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में और फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, 4p में। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और ये जो सारणी होती है, इस सारणी को कहा जाता है आपबो सारणी। आपबो सारणी। आपबो सारणी के आधार पर ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए जैसे ऑक्सीजन में 8 परमाणु है तो पहला इलेक्ट्रॉन 1s में। s में ज्यादा से ज्यादा आप 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, s, p, d और f। तो यहां f और d तक तो 10th क्लासों को जाना ही नहीं है, सिर्फ s और p तक आप 10th क्लासों के लिए वीडियो है। f और p तक, s में ज्यादा से ज्यादा 2 और p में ज्यादा से ज्यादा 6। ज्यादा से ज्यादा 2 और p में 6। जैसे 8 इसमें है तो s में अपन ज्यादा से ज्यादा 2 भर सकते हैं, 2। तो 1s2, फिर इसमें भरेंगे तो 2s2, फिर 2p में 2p। अब देखो 2 यहां भर दिए, 2 यहां भर दिए, 4। तो पीछे अपने पास बचे 4, तो 4 भर देंगे p। तो कोई भी परमाणु के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन के पास में 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी तरह ऑक्सीजन का होता है, जैसे 8 नंबर पर है वो, तो 1s2, 2s2, 2p4। तो अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से अगर आपको पता नहीं चले तो दूसरी तरह से 10th में बहुत अच्छा है। दूसरी तरह से जैसे ऑक्सीजन है, 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि परमाणु के बीच में होता है नाभिक। परमाणु के बीच में नाभिक को आपको सारणी अगर किसी को समझ में नहीं आए तो परमाणु के बीच सेंटर में होता है नाभिक। पहली जो लाइन होती है इनको कहते हैं कक्षा। पहली लाइन होती है, आपको एक सिर्फ सूत्र लिखना है 2n²।
इस सूत्र में पहला है, पहले नंबर की लाइन है तो 1 लिख दो, ऊपर स्क्वायर लगा दो, 2 गुना 1 इजिकल टू 2, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये भर दिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरी कक्षा में अगर आपको करना है तो फिर 2 गुना 2 की स्क्वायर 2 गुना 4 इजिकल टू 8। दूसरी कक्षा में अपने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 8, लेकिन अपने पास देखो 8 ही है टोटल ऑक्सीजन के पास, तो उसमें 2 भर गए, पीछे कितने बचे 6, तो यहाँ 6 लिख 1 2 3 4 5 6 लिख दी। तो ऑक्सीजन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 हो गए। ध्यान देना, ऑक्सीजन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 हो गए। ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन कोई इस तरह से लिखता है, लेकिन इस तरह से जो लिखता है वो गलत है। कोई इस तरह से लिख दे, आपको इलेक्ट्रॉन लिखने हैं तो पहले क्या करना है, 4 दिशाओं में इनको लिखने हैं। ये बोरबरी ने कहा था कितनी दिशाओं में लिखने हैं? पहले 4 दिशाओं में इसको एक एक भरना है। ऐसे इस लाइनों से आपको पता चल जाएगा कितने, 20 तक आपको आराम से पता चलेगा, 20 तक तो आराम से पता चलेगा, 20 से आगे आपके 10th में है ही नहीं। तो 4 भर दिए, फिर ये 5वां और ये 6ठा। क्लियर? जिस तरह से नाइट्रोजन का भरना हो, नाइट्रोजन 7 नंबर पर है, तो ऐसे लाइनें बनाओ। पहला नाभिक है, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ज्यादा से ज्यादा? पहले में 2, तो ऐसे 2 बिंदु करो, और दूसरे में कितने भरे जाते हैं ज्यादा से ज्यादा? 8 भरे जाते हैं, लेकिन अपने पास है कितने? ये ध्यान दो, 7 इलेक्ट्रॉन टोटल है, 2 आपने भर दिए, पीछे कितने बचे? 5। तो या दूसरे में अपन कितने भर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 8 भर सकते हैं, और बचे कितने अपने पास? 5। 2 3 4 5 बचे। तो इसका मतलब लास्ट वाले कोष में अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। तो नाइट्रोजन लिख के लास्ट वाले कोष में 5 है। कितने है? 5 है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक इसके आगे 5 आ गए। इसी तरह से जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम 20 नंबर पर है, पहला नाभिक, पहले में कितने भरे जाएंगे? 2, दूसरे में कितने भरे जाएंगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 दूसरे में भर गए, 2 और 8 10 भर गए। अभी अपने पास कितने बच गए? 10 बच गए। तो तीसरा कोष लगो, तीसरे में कितने भरे जाएंगे? देखो 2n सिर की स्क्वायर 2 गुना 9 इजिकल टू 18। तीसरे में भरे जाएंगे 18, लेकिन अपने पास है कितने? 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं? 10 है। अब 10 है तो ध्यान देना, इधर 8 तक तो फिक्स होना चाहिए, 8 तक तो वो एकदम क्रॉस हो जाएंगे। पीछे कितने बचेंगे लास्ट में? अंदर वाले ये तो समाप्त हो गए, कोई मतलब नहीं है। इधर कितने बचे? 10 में से 8 चले गए, पीछे कितने बचे? 2। इसका मतलब कैल्शियम के अंतिम कोष में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 2 है। तो कैल्शियम के अंतिम कोष में फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए 2। जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वही बंद बनाने में काम आते हैं। अब देखो इधर, अब जैसे आपको कहा सूत्र बनाओ, जैसे ऑक्सीजन का क्लोरीन के साथ सूत्र बनाना है, या फिर ऑक्सीजन का हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब ऑक्सीजन को कहा कि हाइड्रोजन के साथ सूत्र बनाओ, तो देखो हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ इसने से बंद बना लिया, तो दूसरा कौन सा करेगा? फ्री करेगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन बनेगा। नेक्स्ट एक मैं उदाहरण के तौर पर फिर सिखाता हूं। जैसे अभी बताया मैंने कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और प्लस नाइट्रोजन की क्रिया करवानी, समीकरण बनानी है, यानी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में क्रिया करके क्या समीकरण बनाएंगे। तो ध्यान दो, हाइड्रोजन के पास 1 ही है, नाइट्रोजन के पास कितने थे? 5 थे लास्ट में, तो 1 2 3 4 और ये 5 पर थी। अब देखो इसके 3 इलेक्ट्रॉन फ्री है, जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं उतने ही दूसरे परमाणु जुड़ते हैं, ध्यान रखना। तो 1 ये जुड़ गया, लेकिन 2 ये और बच गए, 2 ये बच गए, तो 1 हाइड्रोजन और आ जाएगा, जुड़ गया। फिर 1 बच गया तो 1 हाइड्रोजन और आ जाएगा, ये बच गया। अब n कितने बन गए? n कितने आए? 1। n कितना आया?
एक हाइड्रोजन कितने आए, 1 2 3, हाइड्रोजन कितने आए, 3। तो इन्होंने मिलकर क्या बनाया, N और H ने मिलकर क्या बनाया, NH3 बनाया। इससे भी आसान है, बस और सीखना कुछ, तो आपको कुछ 10 तत्व या 10 चीजें मैं आपको बताता हूँ, वो आपको याद रखनी पड़ेगी, जो मैं आपको अलग अलग से बता देता हूँ। 10 है जो आपको याद ही रखनी पड़ेगी, उसके अलावा कुछ और चारा नहीं है। जैसे एक होता है मूलक, ये आपको रखने पड़ेंगे, जो 10th में है, 10th लेवल तक बता रहा हूँ, 10th में 5 आती है। एक है SO4 -2, इसको कहा जाता है सल्फेट, ये पहला, इसको एक याद रखना है। दूसरा होता है CO3 -2, इसको कहा जाता है कार्बोनेट। तीसरा HCO3-, इसको कहा जाता है बाइकार्बोनेट। और चौथा NO3-, इसको कहा जाता है नाइट्रेट। 4 तो ये पक्के याद होने चाहिए। फिर इसके अलावा एक ऑक्सीजन का याद होना चाहिए, ऑक्सीजन का होता है -2, जिसको कहा जाता है ऑक्साइड। क्लोरीन का होता है माइनस, इसको कहा जाता है क्लोराइड। क्लोराइड। तो इसमें एक और जोड़ देता हूं, OH-, इसको कहा जाता है हाइड्रोक्साइड। तीसरा होता है आपके कैल्शियम। जो प्लस वाला है उसका नाम वैसा ही होगा जो तत्व का नाम है, इसको कह देंगे कैल्शियम। ये 5 6 ही है 10 तक। जिंक, इसका होता है +2, जिंक। और 5वां कॉपर +2, और आयरन +2, फेरस कहा जाता है इसको क्यूप्रस कहा जाता है, क्यूप्रस, फेरस। Fe3 फेरिक, और एल्यूमिनियम की होती है Al3, इसको एल्यूमिनियम ही बोला जाता है, एल्यूमिनियम। और एक लास्ट बता देता हूँ, बेरियम, इसकी होती है +2, इसको बेरियम बोला जाता है। अगर समीकरणें सीखनी है, 10th तक करनी है, तो यहाँ तक ये आपको करना पड़ेगा 10th वाले, 6ठा 7वां और 8वां। 2 और बता देता हूँ, एक होता है Ag+, सिल्वर, और Hg का इतना नहीं है दोस्तों। सिल्वर। अब इनसे कैसे बनेंगे समीकरण? 10th क्लास में एक समीकरण है, जैसे मैं बताता हूं, Na2SO4 + BaCl2, ये कैसे बनेगी यार? यानी अपने को नाम तो पता होता है, या फिर हिंदी की ये कैसे आगे बनेगी? जैसे देखो Na, तो इसमें 2 टुकड़े हैं। Na, इसका क्या नाम है? सोडियम। इसका क्या नाम है? सोडियम। और यहां इसका क्या नाम है? सल्फेट। और यहां इसका ये टुकड़ा होगा, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसका नाम है बेरियम, और इसका नाम है क्लोराइड। यानी अलग अलग है। अब देखो, जो भी अंक होता है, जैसे मैंने लिखा Na2O, तो ये समझना कि जो पहले वाले के नीचे जो अंक होता है, वो जो भी अंक होता है वो दूसरे का होता है, इसका होता है। दूसरा टॉपिक होता है, उसकी संयोजकता होती है। जैसे ये Na किसके नीचे है? 2 जो है वो Na के नीचे, तो ये Na ऑक्सीजन की संयोजकता है। जैसे इस तरह से लिख दिया मैंने AlCl3,
AlCl3। तो ये 3 जो है वो एल्यूमिनियम की है, 3 जो है वो एल्यूमिनियम की है। जैसे कैसे होता है देखो, हिंदी में मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। जैसे आपको एक सूत्र बनाना हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक फार्मूला बनाना, Cl, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप यहां देखो कैल्शियम कहां है, कहीं आया, ये रहा। कैल्शियम की संयोजकता कितनी है, Ca+2, तो Ca+2 प्लस हाइड्रोक्साइड आया कहीं, ये रहा, क्या है, OH-, ठीक है। प्लस और माइनस तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। कुछ नहीं होता तो एक होता है, और एक विज्ञान में लिखा नहीं जाता, उसको लिखते नहीं, प्रूफ नहीं करते, ठीक है। अब देखो ये जो 2 है वो इसके नीचे चला जाएगा, और ये 1 है वो इसके नीचे आ जाएगा। तो Ca तो 1 है, 1 आपको पता लिखा नहीं जाता। अब इस 2 को अपने को लिखना है, 2 जो है वो इस ऑक्सीजन के नीचे भी है और इस हाइड्रोजन के नीचे भी आएगा। तो गणित में देखो कुछ तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं। लेकिन गणित का रूल क्या होता है कि इन दोनों को अगर दोनों के साथ में है तो उन दोनों को लिख के उसका कोष्टक कर दो, क्या कर दो, कोष्टक कर दो, गणितीय रूप में लिखना है। तो यहां क्या आ जाएगा, कोष्टक OH के करके ये इस तरह से बनता है। अब यहां देखो तो इसका मतलब ये जो 2 है वो किसके ऊपर है, इस सल्फेट के ऊपर है। तो मैं इसको अलग तोड़ दूं तो ये क्या आ जाएगा, और SO4। अब देखो ध्यान रखना, ये 2 किसके ऊपर है, इसके ऊपर है, तो ये हो जाएगा माइनस का। और इसके ऊपर देखो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 है, क्या है, 1 है। प्लस ये Ba, ये 2 है किसके ऊपर है, Ba के ऊपर है, किसके ऊपर है, Ba के ऊपर। तो Cl के ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, माइनस। अब आप सोचते हो कि प्लस का माइनस का कैसे पता चलता है, प्लस माइनस का कहते हैं, ध्यान देना, कोई भी सूत्र है, सूत्र कोई भी है वो धनात्मक पहले लिखा जाएगा, धनात्मक पद पहले लिखा जाता है, प्लस ऋणात्मक पद लिखा जाता है। यानी प्लस वाला पहले लिखा जाएगा, प्लस वाला पहले लिखा जाएगा। और एक याद रखना, प्लस वाली जितने भी होते हैं वो सारे धातु होते हैं, प्लस वाले जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, धातु होते हैं। आपको 10वीं में अगर धातु जो याद करना है तो आप ये जिंक कैल्शियम अगर याद करना तो करो, नहीं तो एक लाइन याद कर लेना, मैंने आपको बता रखी है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेंको नहीं क्यों जान जलाती हो, ये ध्यान रखना। साइंस का है SC स्केडियम, टीचर का TI टाइटेनियम, विनीता V वेनेडियम, कृपलानी CR क्रोमियम, मन MN मैग्नीज, फे FE आयरन, OCU कॉपर, नी NI निकल, फिर क्यों कैसे जान ZN जिंक। इस लाइन में एक लाइन याद रख लो, इसी लाइन के जो भी है धातु है धातु कर लो, बाकी धातु है धातु याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक लाइन कर लो, इतनी बहुत है। अब ध्यान देखो, अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो समीकरण में क्या होता है, जब रिएक्शन आपस में करवाते हैं तो पहले जो पदार्थ होता है उस पदार्थ का प्लस दूसरे पदार्थ के माइनस में जाता है, पहले का प्लस दूसरे का माइनस में जाता है। जैसे इसका प्लस है तो इसके किसके साथ जुड़ेगा, माइनस के साथ जुड़ेगा। जैसे Na है तो वह इसके साथ जुड़ेगा। यह ध्यान रखना, पहले अभिकारक यानी पहला जो कारक पदार्थ है उसका धनात्मक चिन्ह दूसरे कारक के ऋणात्मक चिन्ह से जुड़ेगा, और पहले का ऋणात्मक चिन्ह दूसरे से धनात्मक से जुड़ेगा। तो Na किससे जुड़ेगा, Na प्लस का है तो किससे जुड़ जाएगा, Cl से जुड़ जाएगा। और ये
प्लस का है तो किससे जुड़ जाएगा, Cl से जुड़ जाएगा। तो अब समीकरण बनाने के लिए देखो, ये प्लस का है तो प्लस का पहले लिखा जाएगा Na, ये माइनस का है तो माइनस का बाद में लिखा जाएगा Cl, माइनस प्लस कट जाएगा, एक एक बराबर है तो लिखे नहीं जाते। अब इसमें देखो, इसमें प्लस का पहले लिखा जाएगा Ba प्लस 2 प्लस SO4 की माइनस 2, समान घातें जब आती है तो आपस में क्या हो जाती है, कट जाती है। तो बचा क्या, अब इसको सीधा सीधा रूप में लिखेंगे फटाफट। तो Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड इज इक्वल टू क्या बनेगा, यानी इसका सीधा आप फटाफट समझो, Na चला जाएगा इसके पास, SO4 चला जाएगा इसके पास, Na चला गया तो बन गया NaCl, प्लस ये चला गया तो BaSO4 बन गया। तो क्या बनेगा क्रिया करके, एक बनेगा नमक और दूसरा बनेगा बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये आपके 10th में जो होती है सभी क्रिया को कहते हैं द्विव स्थापन अभिक्रिया। कौन सी कहते हैं, द्विव स्थापन रिएक्शन। एक चीज और है, और बता देता हूं आपके 10th क्लास के अभिक्रियाओं के लिए, एक चीज याद रखना, सक्रियता श्रेणी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी में जो तत्व जो होते हैं हाई क्वालिटी के तत्व होते हैं, उच्च क्रियाशील तत्व होते हैं, वो ऊपर आते हैं, बीच में आते हैं मध्य क्रियाशील, फिर आते हैं निम्न क्रियाशील। तो आपके इसमें इसकी एक ट्रिक बना रखी है मैंने, BS ट्रिक। पहली ट्रिक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कोपर हटाओ, सोना चांदी पाओ। ध्यान देना, याद रखना, नंबर वाइज है। केदारनाथ यानी के, केदारनाथ यानी Na, का यानी Ca, माली यानी Mn, ठीक है, आलू यानी Al, जरा Zn, फीका यानी Fe, पकाता यानी Pb, है यानी H, कॉपर यानी Cu, हटाओ यानी Hg, सोना यानी Au, चांदी यानी Ag और पाया यानी Pt। ये आपके याद रखना। अब ध्यान दो इधर, इस रिएक्शन के आधार पर आपको एक समीकरण आती है, जैसे हिंदी में भी लिखता हूं मैं कि क्वेश्चन नंबर 1 करके लिखता हूं, जैसे कॉपर सल्फेट, हिंदी में अगर आ जाए आप समीकरण कैसे बनाओगे, कॉपर सल्फेट का नीला रंग लोहे की कील, कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग लोहे की कील डालने पर लुप्त हो जाता है। क्यों, यानी कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है उसका नीला रंग ऐसे आ गया, आपको उसको कहें इसकी समीकरण बना, और ऐसे प्रश्न आते रहते हैं टेस्ट में, कोई भी समीकरण बनाए तो कॉपर सल्फेट। अब तो पहले दिक्कत अपने यह आ रही है कि अपने कॉपर सल्फेट का फार्मूला कैसे पता करेंगे। तो अपने को पिछले सारणी में बताया मैंने, सारणी में बताया कॉपर का क्या होता है, प्लस, क्या होता है, प्लस, चलो कौन लिखा अभी, देखो कॉपर सल्फेट का क्या होता है, प्लस Cu प्लस 2, क्या होता है Cu प्लस 2। सल्फेट का दोबारा बता देता हूं, SO4 की माइनस 2, क्या होता है SO4 की माइनस 2 प्लस SO4 की माइनस 2, ये माइनस 2 कट गए, बचा कौन, CuSO4, ये अपना बन गया कॉपर सल्फेट। ठीक है,
कॉपर सल्फेट बन गया, इतना मिल गया। और इसका रंग कैसा होता है? रंग होता है नीला। रंग कैसा होता है? नीला होता है। अब लोहे की कील, लोहे को कहते हैं Fe आयरन। लोहे को क्या कहते हैं? Fe आयरन। यानी इस कॉपर सल्फेट के विलयन में अपने को डालना है लोहा। क्या डालना है? लोहा। अब इस ट्रिक में देखो, पहले नंबर पर कौन है? कैल्शियम। ये कैल्शियम अपने के नीचे आने वाले, यानी अपने से बाद में आने वाले सभी तत्वों को हटा सकता है, लेकिन इसके पोटेशियम को कोई नहीं हटा सकता। पोटेशियम को कोई नहीं हटा सकता क्योंकि ये नंबर 1 है। पोटेशियम इनको हटा सकता है, इसको सबको हटा सकता है बाकी, लेकिन इसको खुद को कोई नहीं हटा सकता। अब सोडियम जो है, सोडियम पोटेशियम को तो नहीं हटा सकता, लेकिन इसके नीचे आने वाले इन सबको हटा सकता है। समझ में आ रही बात? कैल्शियम है, कैल्शियम इन दोनों को नहीं हटा सकता, लेकिन इसके नीचे आने वाले सबको हटा सकता है। इसी तरह आप देखो, आयरन जो है, आयरन इसके ऊपर वालों को नहीं हटा सकता, यानी जिंक को नहीं हटा सकता, एल्यूमिनियम को नहीं हटा सकता, मैग्नीज को नहीं हटा सकता, इनको नहीं हटा सकता, बल्कि इनके नीचे जो काम करने वाले उनको तो ये हटा सकता है। इसका मतलब आयरन देखो, जो कॉपर इसके नीचे आ रहा है, कॉपर इसके नीचे आ रहा है, तो ये आयरन क्या है? अधिक क्रियाशील है, और ये कॉपर को क्या कर देगा? हटा देगा। कॉपर की जगह खुद आ जाएगा। कौन आ जाएगा? आयरन आ जाएगा। तो कॉपर की जगह बैठ जाएगा खुद, बाकी सेम का सेम रहेगा, और कॉपर बेचारा क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा। तो कॉपर की जगह खुद बैठ गया, तो बना क्या? पहले कॉपर सल्फेट का विलयन था, अब किसका विलयन बन गया? फेरस सल्फेट का। किसका बन गया? फेरस सल्फेट का। और फेरस सल्फेट का विलयन लोहा जो होता है, लोहे का रंग होता है भूरा। कैसा होता है? भूरा। तो ये रंग बन जाएगा भूरा। इसी कारण लोहे की कील डालने पर कॉपर सल्फेट का विलयन क्या हो जाता है? उसका रंग जो होता है वो लुप्त हो जाता है, और यानी किस कौन सा रंग बन जाता है? भूरा रंग बन जाता है। कौन सा रंग बन जाता है? भूरा रंग बन जाता है। इसी तरह से एक दूसरे की समीकरणें बनती है। ठीक है, जिस तरह से आपको ये मूलक याद होने चाहिए, एक मूलक और दूसरा संयोजकता। संयोजकता और मूलकों के आधार पर ही हम समीकरणों का निर्माण कर सकते हैं। और एक उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, वापिस एक लास्ट उदाहरण बता देता हूं। जिस तरह से एक अभिक्रिया आती है 10th में, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया यानी इसमें क्या होता है? ए मान लेते हैं कोई एक तत्व है, और बी कोई एक दूसरा तत्व है, वो दोनों मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, सी। तो जैसे आपने अब कह दिया कि Na और ऑक्सीजन, एक चीज में आप ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके, ये दोनों तत्व आपस में क्रिया करें। अब आपको उसको समीकरण बनाने तो पता होना चाहिए, Na का होता है प्लस, Na का होता है प्लस, और ऑक्सीजन का होता है माइनस। तो आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा? Na2। तो क्या बन जाएगा? Na2O। तो फॉर्मूला तो यही बनेगा, Na2O। अब किसी के दिमाग में आता है कि सर यहां तो 2 Na, ऑक्सीजन 2 पड़े हैं, यहां आपने 1 लिखा है, और यहां Na1 है, यहां Na2 हो गए। तो ये इसको कहते हैं समीकरण को संतुलित करने वाला कहते हैं। आप फार्मूले के अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते। अब यहां Na कितने हैं? 2 है, तो आप यहां कितने लगा दो? 2 लगा दो। तो अब Na कितने हो गए? सॉरी, लगा दिया। Na कितने हैं यहां? अब 4 है। कितने हो गए? 2 दूनी 4 हो गए। तो आप यहां क्या लगा दो? 4 लगा दो। ऑक्सीजन यहां कितने हैं? 2 हो गए। कितने हो गए? 2 हो गए। और यहां कितने हैं? 2। तो इस तरह का जो होता है, यहां आगे पीछे जो अंक लगे होते हैं, आगे या पीछे, वो होते हैं समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को संतुलित करना, ये अंक माने नहीं होते, संतुलित करना है बाद में। उससे पहले हमें समीकरण को बनाना समझना है। ये तो आगे जैसे अमोनिया द्वारा नाइट्रोजन अकेला नहीं रह सकता। एक चीज आपको मैं बता दूं, कुछ जैसे ऑक्सीजन है, ये अकेला नहीं रहता। नाइट्रोजन है, ये हमेशा 2 में रहता है। क्लोरीन है, ये हमेशा 2 में रहता है। ये कुछ तत्व ऐसे है, जैसे ऑर्गन है, ये हमेशा 2 में रहता है। रेडोन है, ये हमेशा 2 में रहता है। जहां तक तो आप पहुंचे हो नहीं। ये कुछ तत्व जो होते हैं वो एक परमाणु नहीं बल्कि द्विक परमाणु होते हैं, अकेले नहीं रह सकते।
तो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी अकेला नहीं रह सकता, हाइड्रोजन भी द्वितीय परमाणु का H2 के रूप में रहेगा, तो ये बनता है NH3। अब अपन कहेंगे कि सर इसमें तो नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, या नाइट्रोजन 3 हो गए, ओ सॉरी हाइड्रोजन 3 हो गए, नाइट्रोजन 1 हो गया, पर तो यहाँ तो 2 है, तो यहाँ 2 है तो अपने को यहाँ 2 करना है, तो यहाँ 2 है तो आप लगा दो 2। अब नाइट्रोजन 2 हो गए तो हाइड्रोजन 6 हो गए, हाइड्रोजन 6 हो गए तो यहाँ कितने हैं, 2 है, 2 को किससे गुणा करें तो 6 हो जाएगा, 3 से गुणा करें तो यहाँ क्या लग जाएगा, 3 लग जाएगा। तो इसको समीकरण संतुलित करना होता है। आगे जो अंक होते हैं वो अंक समीकरण के मूल सूत्र को नहीं बदल सकते, समीकरण के मूल सूत्र को नहीं बदल सकते। बाकी जो नेक्स्ट अगले टॉपिक में समझेंगे, और इससे भी कुछ। जय हिंद, जय भारत।